बच्चों आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम जो आईसीएसई की जो स्विक्स है वो स्विक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, ओके, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और क्या क्या उसके फीचर्स थे, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद में जो हम आपका जो स्विक्स का सिलेबस है वो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने हिस्ट्री में मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में कब आते हैं, 16 सेंचुरी में आते हैं, ठीक है। और वो किसके रूप में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या है, एक कंपनी के थ्रू आते हैं जिसका नाम क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, इंडिया में एंटर करती है कब, 16 सेंचुरी में। देखो बच्चों, जब ये इंडिया में आए थे तब उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, ट्रेड करना, ठीक है। ये जो इंडिया में आए थे वो किसके लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे। देखो जब भी वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे। मान लो कि वो इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो सपोज करो कि ये क्या करते हैं, इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। और ये वापस में इसके प्रोडक्ट के बदले में क्या करते थे, ये इंडिया को पेमेंट करते थे, ठीक है। यानी पेमेंट करते थे किसकी फॉर्म में, गोल्ड या फिर सिल्वर की फॉर्म में, ओके। यानी अगर ये कोई प्रोडक्ट इंडिया से खरीदते थे तो ये क्या करते थे, गोल्ड या सिल्वर के रूप में वो इंडियंस को देते थे इसके बदले में, प्रोडक्ट के बदले में, ठीक है। तो ऐसे वो क्या करते हैं, ट्रेड करते थे। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि जो इंडिया में है, इंडियंस तो क्या है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इंडियंस में क्या है, कोई यूनिटी नहीं है, और इंडिया क्या हो रखा है, डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। और यहाँ पे जो भी राजा महाराजा रहते हैं उनके बीच में क्या है, कोई यूनिटी ही नहीं है, ठीक है। वो तो उन्होंने देखा कि ये जो राजे महाराजे ये तो एक दूसरे से फाइट करने में ही बिजी हैं, ठीक है। इनको तो कोई पता ही नहीं है कि ये सारा के सारा क्या है, हमारा ही कंट्री है। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इस चीज़ का क्या उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, जैसे कि मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था कि वो जो किंग है उनको एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, जो साजिशें रचाने में क्या करते हैं, लगे रहते हैं। और ऐसे करके वो क्या करते हैं, पूरे इंडिया पे अपना रूल कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स 16वीं सेंचुरी में आते हैं और 1765 में आके, ठीक है, ये जो क्या करते हैं, इनको जो मुगल्स के जो किंग होते हैं, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर देते हैं, दीवानी राइट, ठीक है। देखो बेटा, दीवानी राइट का मतलब ये है कि अभी जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कलेक्ट कर सकते थे, टैक्स इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है। टैक्स वो अभी कौन कौन से एरिया से इकट्ठा कर सकते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। देखो जी, जो जो पहले तो क्या थे, जो आज हमारे पास 28 स्टेट हैं, पहले तो इतनी ज़्यादा स्टेट भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और स्टेट्स को पहले क्या कहा जाता था, प्रोविंस कहा जाता था। तो जो बंगाल प्रोविंस था, बिहार प्रोविंस था और जो उड़ीसा प्रोविंस था, ठीक है। अभी 1765 में क्या है, ब्रिटिशर्स को क्या मिल जाते हैं, इन एरिया से टैक्स इकट्ठा करने का राइट मिल जाता है, ठीक है। टैक्स इकट्ठा करने क्या मिल जाते हैं उनको, ये राइट मिल जाता है कि वो टैक्स यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। जैसे ही बच्चों उनको क्या मिलता है, यहाँ पे राइट मिल जाता है टैक्स इकट्ठा करने का। ये जो 3 प्रोविंस होते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो इससे क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या है, काफ़ी पावरफुल बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या थे, जो पैसे के क्या थे, वो सोर्सेज क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके बाद पैसा आने लगता है, तो इसी के साथ में वो क्या है, पावरफुल बनना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जो ये यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे करके अपना जो इन्फ्लुएंस का एरिया था, यानी इंडिया पे कब्जा करती जा रही थी। तो इंडियंस क्या करते हैं, उस चीज़ का विरोध करते हैं, ठीक है। वो विरोध हमें कब देखने को मिला है, जो हमने आपको ये हिस्ट्री में पढ़ाया था, 1857 का जो रिवोल्ट होता है, जो विद्रोह होता है, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यानी अभी लोगों को क्या था, ये पता लग गया था, लोग यहाँ पे अवेयर हो गए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इंडिया पे कब्जा करते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं लोग, यहाँ पे जो जो ये रिवोल्ट होता है, जो ये बगावत होती है, जो यहाँ पे 1857 में होती है, ये यहाँ पे ब्रिटिश को एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर यहाँ पे हमने जो स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिए इंडियंस के खिलाफ, तो हो सकता है कि हमें क्या करना पड़े, इंडिया छोड़ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या है, जो आपको बताया था कि ये 1857 के विद्रोह को धीरे धीरे करके क्या है, इसको दबा देते हैं, इसको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद जो 1857 के बाद क्या है
कि एक यहाँ पे जो एम.एन. रॉय होते हैं, पर्सन होते हैं, ठीक है, ये 1934 में ये कहते हैं कि इंडिया के लिए क्या होनी चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या करेगी, ये इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी, ठीक है। ये इंडिया के लिए क्या प्रिपेयर करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का जो आइडिया था उसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, एम.एन. रॉय को जाता है, ठीक है। कब इसने ये आइडिया दिया था, 1934 में। जो इसका आइडिया होता है, ठीक है, वो लोगों के सामने रखते हैं 1934 में। और जो ये आइडिया लोगों के सामने रखने में इसका फ़ायदा ये होता है कि एट द एंड 1946 में, ठीक है, ये क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बन के तैयार हो जाती है, नवंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। यानी अभी क्या था, अभी ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्यों बनी है, क्योंकि ये इंडिया के लिए क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी, राइट। तो जो एम.एन. रॉय का आइडिया होता है ये क्या होता है, काफ़ी सक्सेसफुल होता है और ये काम भी करता है। 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन के तैयार हो जाती है। देखो बच्चों, इसमें क्या था, जो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन के तैयार हो जाती है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर थे, 389 थे, राइट। देखो मैं इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये 389 मेंबर कैसे थे। इसकी डिटेल में जो कंपोजिशन है वो मैं जब 9th क्लास की जो ICSE की वीडियो है या फिर UPSC के लिए जो हिस्ट्री की या फिर पॉलिटी की वीडियो डालूंगा उसमें पूरी डिटेल में ये क्या करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन के यहाँ पे तैयार हो गई थी उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को ये क्या है, इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, राइट। और जो इसने कितने सेशन यहाँ पे कंडक्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, ये टोटल मिला के ये 11 सेशन क्या है कंडक्ट किए जाते हैं जब तक कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है, राइट। तो हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट मीटिंग कब होती है इसकी, दिसंबर 9 1946 को होती है। और जो इसका जो लास्ट सेशन होता है, ठीक है, वो कब होता है, वो लास्ट सेशन होता है इसका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। देखो ये जो लास्ट सेशन था ना, यहाँ पे कुछ यो आपने अगर प्रियम्बल देखा होगा, ठीक है, अगर आपने प्रियम्बल देखा होगा, अगर आपने प्रियम्बल देखा होगा तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की डेट है ना वो 26 नवंबर 1949 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस डेट को क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है इसका लास्ट सेशन होता है, इसी के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। यानी आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की 2 डेट्स थी, ठीक है। लेकिन जो ये वाली डेट है ना 26 नवंबर 1949, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। यहाँ से कुछ क्या है, जो वेरी फ्यू प्रोविजंस होती हैं, ठीक है, वेरी फ्यू प्रोविजंस होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो क्या करने पड़ते हैं, इमरजेंसी में इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डेट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इस डेट को क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन फुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ही आर्टिकल्स थे इस डेट से क्या हो गए थे, वो इम्प्लीमेंट करने होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। वो कौन कौन से राइट थे, जैसे कि कोई माइग्रेशन हो रही है, कोई पर्सन इंडिया से पाकिस्तान में जा रहा था, ठीक है, ऐसे प्रोविजंस वहाँ पे क्या थे, वो इमरजेंसी में लाए गए थे। तो इसलिए आपको ये भी मान सकते हो कि ये क्या है, ये वो डेट है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन फुली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, ठीक है। तो फुली तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट होता है, इसके बाद बच्चों ये भी पढ़ लिया हमने कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब बनती है और इसका कब लास्ट सेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को क्या है, कुछ आर्टिकल्स क्या कर दिए जाते हैं, इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये बनाई थी किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। ये कितना टाइम लेती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज लेती है, ठीक है। यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में देखो कितना लॉन्ग टाइम लग गया, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, यानी जो एक इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और ये क्या था, सबसे बड़ा टाइम था, सबसे ज़्यादा टाइम था जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए आज तक लिया गया था, ओके। और इसके बाद है जो हम आपने पढ़ा था कि जो इसके बाद क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा कंट्री फ्री हो जाता है, ठीक है। यानी हमारा कंट्री क्या है आज से इंडिपेंडेंट बन जाता है 15 अगस्त 1947 को। इसलिए आप क्या बनाते हो, इंडिपेंडेंस डे बनाते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। यानी इस दिन क्या था, हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, हमारा कंट्री फ्री हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है।
इसके अलावा बच्चों क्या समझना है, एक और बात आपको याद रखनी है यहाँ से कि 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री फ्री हुआ था, और इससे जस्ट एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, एक और कंट्री फ्री हुआ था जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है, 14 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या था, देखो हमारे पास है 15 अगस्त 1947 तक ये क्या था, हमने जो पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो आपको ये भी पता होगा कि हम क्या करते हैं 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इस डेट को क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या है, फुली इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, फुली क्या हो जाता है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे टू डेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो ये वाली डेट्स, ठीक है, और एक ये वाली डेट्स जो मैंने बताई 26 नवंबर 1949। इस डेट को क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो हो गया था, लेकिन पूरी तरह से हमने क्या किया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को क्या था, हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो फुली तरीके से उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरे शब्द में हम इसको कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, और उसको जो अपने हैंड से लिखा, ठीक है, इटैलिक राइटर में, जिसने कैलीग्राफी की, उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, यानी जो पूरा के पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपने हाथ से लिखा। ठीक है, किस पर्सन ने, प्रेम बिहारी ने। ओके, तो ये याद हो जाता है आपको कि अगर पूछा जाए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो हैंड के साथ किसने लिखा था, या हैंड रिटन किसने लिखा था वो, तो बता देना प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनली, ठीक है, वो डेकोरेट किसने किया था, यहाँ पे नंदलाल और व्यवहार राम मनोहर। ठीक है, ये दो बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको डेकोरेट करते हैं। लिखा किसके द्वारा गया था, प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। ओके, और जो ये हमारा कंट्री था, जो हमारा कंट्री था जिसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमने क्या किया कि 60 कंट्रीज का जो पहले ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था ना, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने क्रेल के रख दिया। ओके, मतलब हमने क्या किया, पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, उन्होंने क्या किया, इससे पहले उन्होंने कितने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ डाला, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद उन्होंने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के जितने भी उस टाइम पे क्या थे, फेमस कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो हमने उनको पढ़ा, और जो वहाँ से हमें क्या है, वहाँ से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी कि जो जिससे कि हमारा कंट्री आगे बढ़ सकता है, वो वाली चीज़ें हमने उन कंट्री से ली, और वो वाली चीज़ें हमने क्या की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बच्चों क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसकी थोड़ी कंपोजिशन के बारे में राइट करते हैं, और कंपोजिशन देखने के बाद उसके बाद कुछ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था वो हमने पढ़ लिया, और यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओके, जो 1949 में जो मैंने पिछले बताया था कि तैयार हुआ था बन के, उसमें ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था, 22 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था, और कितने शेड्यूल्स थे उसमें, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, यानी ये क्या है हमारा पूरा, मान लो ये क्या है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमने इसमें 1 2 3, ठीक है, ऐसे नंबर वाइज जो लॉस लिखे होते हैं, सीरियल वाइज कितने लॉस थे वहाँ पे, 395। ठीक है, और इसमें क्या थे, आगे हमने कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, आगे हमने 22 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, और कितने शेड्यूल्स थे हमारे पास, उनको कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल थे। तो ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद जो प्रेजेंट में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आज है, ठीक है, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमने कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए, यानी हमने कुछ आर्टिकल्स को क्या किया, रिमूव कर दिया,
और कुछ नए आर्टिकल्स इसमें डाल दिए, हमने कुछ ऐसे पार्ट्स को इसमें डिलीट कर दिया, फिर हमने नए पार्ट डाल दिए। ऐसे ही हमने जो 4 जो नए शेड्यूल थे वो क्या कर दिए, हमने इसमें इंसर्ट कर दिए, हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए। अगर हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमेंडमेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अमेंडमेंट्स। तो ये याद रखना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ओके आज तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक 103 अमेंडमेंट्स आज तक की जा चुकी हैं। ओके, वो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं आगे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले आपने देख लिया कि एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल्स थे। तो इसके बाद क्या है, जो आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमने चेंजेस करने के बाद बनाया, तो उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 465 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, और इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। राइट, तो ये क्या है आप लोगों ने याद रखना है। ये थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था और यहाँ पे प्रेजेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या था, और जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए उस प्रोसेस को कहते हैं अमेंडमेंट्स कहते हैं। आज तक कितनी बार हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर चुके हैं, 103 टाइम्स हम अपना क्या कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर चुके हैं। इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कब वो बन के तैयार हो गया था, ओके, कब उसको इम्प्लीमेंट किया था, तो वो सारा कुछ हम जो ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, तो आप पहले वो चीज़ देख लो। इसके बाद क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये फीचर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, एज ए 10th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे इंडिया का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, इतना ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कंट्री का, कि जो हमने क्या किया, 60 कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनको पढ़ने के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ठीक है, तो इसीलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहला फीचर है इसमें वो क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथियस्ट है। ठीक है, देखो इसके बाद क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन फॉर्म में है। राइट, रिटन फॉर्म में है। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो क्या है आपके पास है, रिटन फॉर्म में भी होते हैं और रिटन नहीं भी किए हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, रिटन में नहीं है। राइट, तो वो क्या है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ तो वो क्या कर देंगे, पूरी लाइब्रेरी में आपको जाके वहाँ पे खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन फॉर्म में है, और इसीलिए ये क्या है, सबसे लेंथियस्ट भी है। राइट, इसके बाद क्या है, देखो जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ओके, हमने क्या किया कि वर्ल्ड के जितने भी उस टाइम के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे हमने उनको पढ़ा, और उन कॉन्स्टिट्यूशन से जो सबसे अच्छी जो बातें वहाँ पे राइट की हुई थी वो सारी की सारी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। तो वो कौन कौन सी बातें थी, देखो एक तो ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये जो फंडामेंटल का राइट का कंसेप्ट है ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यूएसए से। राइट, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे घूमने का राइट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करने का राइट होना चाहिए, आप गवर्नमेंट से कोई चीज़, कोई क्वेश्चन कर सकते हो, वो राइट हो गया आपके पास। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी पे क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी के क्या हो, आप ओनर हो, वो आपके पास फंडामेंटल राइट हो, लीगल राइट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो DPSP होती है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये जो आइडिया था ये हमने कौन से कंट्री से लिया, आयरिश, यानी जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आइडिया हमने कहाँ से लिया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, जो हमारी देखो फंडामेंटल राइट्स तो क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हुए हैं बेसिक राइट, जैसे कि घूमने का अधिकार हो गया, जैसे कि जस्टिस का हमें राइट है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, एक इंडिविजुअल की ड्यूटीज़ होती हैं किसके टुवर्ड, हमारी कंट्री की तरफ। ठीक है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ है वो, जैसे कि हमें अपने नेशनल जो एंथम होता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें जो अपना नेशनल फ्लैग होता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें जो नेशनल प्रॉपर्टी होती है ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको हमें तोड़ना नहीं है, उसको हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट है ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, ये हम कहाँ से लेते हैं, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो
अगर आप लोगों ने जो प्रियम्बल पढ़ा होगा, ठीक है, वो क्या होता है, प्रियम्बल क्या है, एक आपको प्रियम्बल ये आपको जो प्रियम्बल है ये बता देता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में राइट है, ठीक है। यानी आपको वो जो प्रियम्बल होता है वो आपको एक बेसिक आइडिया दे देता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप प्रियम्बल देखोगे उसमें जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो फ्रैटर्निटी का कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो 3 आइडिया थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये जो फीचर्स थे, ये 3 फीचर, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इसके बाद जो इंडिया का गवर्नमेंट का सिस्टम होगा वो फेडरल इन नेचर होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हम कहाँ से लेते हैं, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। तो ये हम क्या है 2 फीचर्स कर चुके हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, मान लो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो ना तो ये क्या है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा रिजिड है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि उसमें चेंजेस करने वगैरह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। रिजिड मतलब उसमें चेंजेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे डिफिकल्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही हो कि यूएसए में क्या है, कितने स्टेट हैं, वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो 50 के 50 स्टेट्स हैं उनकी परमिशन लेनी होगी, ठीक है। और आपको पता ही है कि 50 स्टेट्स की परमिशन लेना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, और कितना ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यूएसए की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड भी है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है जितना यूएसए का है। इसके बाद क्या है कि फ्लैक्सीबल। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इतना ज़्यादा फ्लैक्सिबल भी नहीं है कि उसमें जब जी करा तब हमने चेंजेस कर दिए, जब किसी का मन किया कि गवर्नमेंट ने तब चेंजेस कर दिए, ऐसा भी नहीं है। जैसा कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें चेंजेस करने काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दोनों का ब्लेंड है, यानी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसे, ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा रिजिड है, इतना ज़्यादा ये रिजिड है कि इसमें चेंजेस करने काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं जैसे यूएसए में, और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने इतने इजी हैं जितने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका मतलब था, ये पॉइंट नंबर 3 का। इसके बाद जो हमारा जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास फेडरल सिस्टम है। ये फेडरल सिस्टम क्या होता है, ये आने वाले टॉपिक में क्या करूँगा मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम इस टॉपिक को, ठीक है। इसके बाद क्या है, चूँकि जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट के 2 सिस्टम होते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक आपके पास में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। कौन सी फॉर्म होती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूएसए में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बाद बच्चों हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। यानी लोगों को यहाँ पे क्या दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। हालांकि जो जैसे कि फंडामेंटल राइट में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये बेसिक राइट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके सिटीजन्स को दिए होते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे घूमने का राइट दे रखा है, आपको कोई कहीं पे आप इंडिया में जाकर कहीं भी रह सकते हो तो ये भी आपका राइट है, ठीक है। तो ये बेसिक राइट्स थे, ये हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तभी ये सिटीजन्स को दे दिए गए थे, ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का बच्चों मतलब ये होता है कि यहाँ पे इंडिया में क्या है हमारे पास कि सबसे टॉप पे कौन सा कोर्ट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है। सपोज करो कि अगर आपका केस कहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सॉल्व हो रहा तो आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपका केस है जो अगर वो हाई कोर्ट में रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा देखो बच्चों हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि जो हाई कोर्ट का जो मतलब जो हाई कोर्ट है, मान लो किसी स्टेट का हाई कोर्ट है, ठीक है, वो दूसरे जो हाई कोर्ट हैं वो उनका केस सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो पंजाब का मान लो कोर्ट है वो क्या देखेगा,
वो पंजाब के जो सिटीजन है उनके केस ही देखेगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे टॉप पे है वो क्या करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम ही देखेगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री में क्या है, कोई भी सिटीजन इन कोर्ट में क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो क्या है सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। यूएसए में क्या है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, अब मान लो जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए फेडरल कोर्ट वहाँ पे बनाए हुए हैं, और जो वहाँ पे स्टेट्स हैं उनके लिए अलग से वहाँ पे क्या है, स्टेट कोर्ट बना रखे हैं यूएसए में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके काम भी देखता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम भी देखता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके काम भी देखता है, सिटीजन्स के काम भी देखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसा यूएसए में होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो जुडिशरी का सिस्टम है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। ठीक है, दूसरा इसके बाद बच्चों फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन की एज क्या है, वो क्या है 18 साल से ज़्यादा है। ठीक है, अगर किसी पर्सन की एज अगर 18 साल से ज़्यादा है तो उसको किसका राइट है, उसको वोटिंग का राइट है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। अभी चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ओके, वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कोई भी पर्सन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। लेकिन देखो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ये पॉइंट कंपेयर करते हैं किसके साथ में, यूएसए के साथ में और फ्रांस के साथ में। देखो अगर हम यूएसए की बात करें तो उन्होंने जो वुमेन्स को वोटिंग का राइट दिया, कब जाके दिया इन्होंने, 1920 में जाके। ठीक है, यानी जो यूएसए था, ठीक है, ये फ्री तो यहाँ पे 17वीं सेंचुरी में हो चुका था, राइट। लेकिन ये वुमेन्स को राइट कब देता है, 1920 में जाके। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यूएसए ने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 200 साल के बाद यहाँ पे वुमेन्स को राइट दिया वोटिंग करने का। ठीक है, इसके बाद फ्रांस, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जो यहाँ पे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फ्री हो जाता है, वो भी 17वीं सेंचुरी में फ्री हो जाता है। ठीक है, और वो वुमेन्स को राइट है वो कब देता है, 1946 में जाके वो वुमेन्स को ये राइट देता है कि वुमेन्स क्या कर सकती हैं, वोटिंग कर सकती हैं। ठीक है, यानी आप यूएसए में देख सकते हो उसने कितनी लेट जाके यहाँ पे दिया, वुमेन्स को राइट दिया वोटिंग करने का। आप फ्रांस में देख सकते हो यहाँ पे कि फ्रांस कितना लेट जाके यहाँ पे वुमेन्स को राइट देता है वोटिंग का। ये सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसने भी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्रेमर थे उन्होंने क्या कहा कि हम स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, ऐसा सिस्टम ये होगा जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि यहाँ पे क्या होगा, जिसकी भी एज 18 साल से ज़्यादा है वो वोटिंग कर सकता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है इस कॉन्टेस्ट में। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे बच्चों लास्ट फीचर है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है यहाँ पे वो 3 टियर यहाँ पे हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, यानी 3 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट होती है। अभी कौन कौन से लेवल पे गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टियर पे कौन आता है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टियर पे कौन आता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड टियर है यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाती हैं हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो थर्ड टियर है हमारे पास, जो थर्ड टियर है वो क्या है हमारे पास, पंचायती राज। ठीक है, क्या है, पंचायती राज। ओके, यानी जो पंचायत क्या करती हैं वो विलेज लेवल पे क्या करती है, रूल करती है। ये कहाँ पे, स्टेट लेवल पे, ये क्या है यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है वो क्या है, 3 टियर्स की है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आईसीएसई का हिस्ट्री जो सिविक्स का सिलेबस है वो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे।